Assalamualaikum students, welcome back to my channel. Today we will start chapter number 8, force and pressure. सबसे पहले हम देखेंगे force क्या होती है. Force एक ऐसा factor है that tends to change the direction or state of any object. कोई भी किसी भी चीज़ या किसी भी मैटर की पोजीशन को या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए जो फैक्टर इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं फोर्स. इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से फोर्स की अंडरलाइन करेंगे. अ फोर्स काजेज आर टेंड्स टू काज चेंज इन डायरेक्शन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए फोर्स की डेफिनेशन है. The next one topic is types of forces. There are two types of forces. First one is balanced and the second one is unbalanced. अब यहाँ पे balance से आपको क्या मुराद है? Balance means in equal state or in constant state of position or direction. इसमें हम बात करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी जगह पे रखा गया है तो वो क्या है, उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही. while that is in resting position, only one force is acting on it, जो कि हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ पे हम एग्जांपल जो हमें दी गई है उसको हम देखेंगे. यहाँ पे एक बुक है जिसको प्लेस किया गया है एक टेबल पे. अब यहाँ पे इस पे एक तो जो है बुक पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है बच्चों वो होती है कशिश सकल या ज़मीन की, जो कशिश या ज़मीन की वो वाली क़ुव्वत जो चीज़ों को अपने साथ जोड़े रखती है. और जो दूसरी हमारे पास यहाँ पे बुक पे फोर्स एक्ट कर रही है वो फ्रिक्शनल फोर्स है इस टेबल की, जो कि इस टेबल की फ्रिक्शन की वजह से इस टेबल बुक को इस पे होल्ड किए हुए है. अब जब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स की, तो जब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन या स्टेट चेंज नहीं हो रही होती तो उस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो होती हैं बैलेंस फोर्सेस. और अनबैलेंस जो है वो वाली फोर्सेस होती हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करती हैं या स्टेट को चेंज करती हैं. अब यहाँ पे देखें, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट एज शोन. ठीक है. Since these two forces are of equal magnitude and in opposite directions, they balance each other. As a result, the book remains stationary. Stationary होता है एक ही position में, constant position में. But when we say that a force that tends to change the direction of or the state of the book, तो वो कौन सी फोर्स है? अनबैलेंस फोर्स है. ठीक है. जैसा हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा कि यहाँ पे बुक जो है वो स्टेशनरी पोजीशन में है. बट व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन द बुक, लाइक अगर हम बुक को फोर्स अप्लाई करके राइट साइड पे पुश करते हैं और बुक जो है वो राइट साइड पे मूव कर रही है, और दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे उस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन किसकी है? फ्रिक्शन टेबल की है, टेबल के सरफेस की है. अब टेबल के सरफेस की फ्रिक्शन अगर हाई होगी तो उसमें हमारे पास क्या होगा? बुक जो है वो राइट साइड पे मूव नहीं करेगी. और अगर हमारे पास राइट साइड पे जो है फोर्स ज़्यादा होगी, हमारे हाथ की फोर्स जो है जिससे हम बुक को मूव करा रहे हैं, तो उससे हम क्या कहेंगे कि बुक जो है वो उस राइट साइड पे मूव कर रही है. और इस बुक पे जो फोर्सेस वर्क कर रही हैं वो क्या हैं? अनबैलेंस फोर्सेस हैं. अनबैलेंस फोर्सेस क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अनबैलेंस फोर्सेस जो हैं वो इसके बुक के बैलेंस को चेंज कर रही हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं एज द बुक मूव्स टू द राइट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन की. एक्ट्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे रिएक्ट करेगी, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द फोर्स ऑफ टेबल पुशिंग अपवर्ड आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. दीज टू फोर्सेस बैलेंस ईच अदर. अब जब हमने बात की थी कि बैलेंस फोर्सेस की, व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो वो बैलेंस फोर्सेस होगी. बट
When the book moves to the right, the friction acting towards left slow downs the book. This is because of unbalanced forces. Unbalanced forces क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो forces जो हैं वो book पे act कर रही हैं. When a number of forces are acting on a body, number of forces, these can be balanced or unbalanced. अब यहाँ में जितनी हमारे पास forces act कर रही हैं वो balance भी हो सकती हैं लेकिन वो unbalanced भी हो सकती हैं. In case of balanced forces, अब इसको आप यहाँ से डेफिनेशन को अंडरलाइन कर सकते हैं. देयर इज बैलेंस फोर्सेस में क्या होता है, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी. इसको आप इसकी डेफिनेशन भी ये कर सकते हैं. बैलेंस फोर्सेस में हमारे पास नो चेंज इन द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, बट व्हेन वी से द अनबैलेंस फोर्सेस मींस that the force acting in one direction is what, greater than the force or forces acting in the opposite position. यानी कि opposite position में जो हमारे पास forces act कर रही हैं उनकी जो force की है वो greater है than the force acting in opposite direction. इस तरह से जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट, स्पीड या डायरेक्शन चेंज होती है उस पे मल्टीपल फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होती है और इन मल्टीपल फोर्सेस को हम वो जो कि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या डायरेक्शन को चेंज कर रही हैं उनको हम कह रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. ओके, ये आपके पास दो डिफरेंट डेफिनेशंस आ गई हैं forces की, balance and unbalanced. The next one example of balanced and unbalanced forces is tug of war. अब tug of war क्या होती है, रस्साकशी. अब इसमें अगर ये आप देख सकते हैं टीम A है हमारे पास एंड टीम B है. यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अगर दोनों टीम्स जो हैं वो रॉप को, रस्सी को पकड़ के सिर्फ खड़े हैं लेकिन वो उसको इधर उधर मूव नहीं कर रहे तो उस पर हम कहेंगे, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना स्पीड चेंज हो रही है, तो वो कौन सी फोर्सेस होंगी, बैलेंस फोर्सेस होंगी. बट व्हेन वी से अनबैलेंस्ड फोर्सेस तो उसमें हमारे पास ये होगा कि दोनों टीम्स जो हैं टीम ए और टीम बी ये क्या करेंगी, ये पुल करेंगी, रॉप को, रस्सी को पुल करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगी. अब अगर तो हमारे पास टीम ए की तरफ फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, रस्सी जो है वो टीम ए की तरफ खींची जाएगी और टीम बी जो है उसकी फोर्स क्या होगी, कम होगी. लेकिन अगर टीम बी की फोर्स ज़्यादा है और टीम ए की फोर्स कम है तो क्या होगा, रॉप जो है वो टीम बी की तरफ खींची जाएगी. सो दिस इज एन आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस. तो ये हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सिंपली अगर हम कहें कि बैलेंस फोर्सेस जो हैं वो स्टेट और डायरेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट की को चेंज नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, वो स्टेट को भी चेंज करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की और डायरेक्शन को भी चेंज करती हैं. The next topic is floating and sinking with reference to density. यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, इसको भी हम देख लेते हैं. An unbalanced or net force acting on a stationary object could make the object start moving. अनबैलेंस फोर्स जो है या नेट फोर्स जो है एक्टिंग ऑन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रुका हुआ या एक स्टेट में प्रेजेंट, कुड मेक द ऑब्जेक्ट स्टार्ट, क्या कर सकती हैं, स्टार्ट या मूव करा सकती हैं. एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कुड मेक द डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज, डायरेक्शन और स्टॉप मूविंग. ठीक है, सिंपली आपने बात करनी है कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट की हमने स्टेट को चेंज करना होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना होता है, उसकी स्पीड को चेंज करना होता है तो हम क्या कहते हैं कि उस पे जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो अनबैलेंस्ड हैं और बैलेंस्ड में ये सारी चीज़ें नहीं होती. ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं. फ्लोटिंग एंड सिंकिंग विद रेफरेंस टू डेंसिटी. अब बच्चों डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी जो है दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मैस की एक फॉर्म हम कह सकते हैं, या उसका सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है उसको उसके साथ रिलेट करके. द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस
रिलेट्स द mass ऑफ द सब्सटेंस। क्या करती है? mass से रिलेट करती है। हाउ मच स्पेस इट ऑक्यूपाइज। ठीक है, ये अब जो स्पेस वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेंसिटी बेसिकली बेस ही इस चीज़ पे करती है। वॉल्यूम mass तो हमारे पास है ही किसी भी ऑब्जेक्ट का, that occupies volume or space. The density of a substance is defined as its mass per unit volume. उसका mass जो है per unit volume क्या है? अब density जो है उसको हम इस तरह से define कर सकते हैं, density is equal to mass over volume, कि वो कितना वजन रखती है और उसका volume कितना है। Commonly we say that density is a measure of how heavy something is. यहाँ से आप इसकी definition कर सकते हैं। Density is a measure of how heavy something is, कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी भारी है as compared to its size and volume. उसके साइज के अकॉर्डिंग वो कितनी, उसका फैलाव कितना है, उसका मैस कितना है और उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी जो है दैट इज लाइक हम कह सकते हैं कि घेराव और उसके वजन पे डिपेंड करती है। लेट्स एक्सप्लोर whether a substance which sinks or floats in water depends on density। ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन लाजमी आता है कि क्या पानी पे तैरने के लिए किसी भी चीज़ की जो है डेंसिटी वो मैटर करती है या नहीं। तो इसको देखते हैं हम एक छोटी सी एग्जांपल से, एक्टिविटी से। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक वाटर है, वाटर ग्लास है, उसमें कुछ पानी हमने रखा है और एक बॉल ऑफ क्ले है। पुट द क्ले बॉल इन वाटर, डज इट सिंक, पिक द बॉल आउट। वो कहते हैं कि पुट द क्ले बॉल इन वाटर, क्ले बॉल जो है उसको पानी में डालें, क्या वो डूब गई, सिंक, डूब गई, पिक द बॉल आउट, डूब गई ना, ये आप देख सकते हैं सामने पिक्चर में, ये बॉल जो है ये पानी के अंदर डूब गई है। रिमूव हाफ ऑफ द क्ले फ्रॉम द बॉल एंड फॉर्म इट अगेन इनटू अ बॉल शेप। दोबारा वो कहते हैं कि एक पोर्शन जो है क्ले का, मिट्टी का, उसको आप हटा दें और छोटी कर लें बॉल। क्या अब ये तैरी? नहीं तैरी। 3 टाइम हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं बट द बॉल ऑलवेज सिंक्स इनटू द वाटर। अब इससे हमने क्या एग्जांपल ली कि why what do you conclude from this activity? Is clay denser than water or less denser than water? तो ये आप बताएंगे कि जो है क्ले वो क्या थी। इसकी रीजनिंग में भी आप ये साथ साथ करते जाएं। क्ले जो है वो वाटर से ज़्यादा डेंस थी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वाटर की निस्बत, इसलिए जो बॉल ऑफ क्ले है उसने क्या किया, वो फ्लोट नहीं की बल्कि वो सिंक कर गई, वो तह में पानी के बैठ गई। लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। अब यहाँ पे वो कहते हैं टेक 10 आइसक्रीम स्टिक्स, रबर बैंड एंड प्लास्टिक और ग्लास कंटेनर। अब यहाँ पे एक छोटे से कंटेनर में हमने जो आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, ये आइसक्रीम स्टिक्स हैं, इनको हमने वाटर में डाला। अब ये जो है ये इन्होंने क्या किया, डज दे द बंडल ऑफ स्टिक सिंक्स आर फ्लोट, फ्लोट कर गया ना, ये पानी की सतह पे तैर रहा। तो इसलिए हम कह सकते हैं डू यू थिंक वुड इज डेंसर देन वाटर? नो, द वुड इज़ नॉट डेंसर देन वाटर। जो वुड की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी के अकॉर्डिंग कम होती है। यही वजह है कि जो वुड है वो पानी की सतह पे तैरने लग जाती है। एक और भी एक्टिविटी है, यहाँ पे भी ये क्ले और वाटर वाला है, लेकिन इसको हम स्किप करेंगे, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इन पॉइंट्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उन सब के हमारे पास आंसर हैं और रीजंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंस क्ले इज़ मोर डेंस देन वाटर, क्ले जो है वो क्या है, मोर डेंस देन वाटर, पानी से ज़्यादा डेंसर है। बॉल ऑफ क्ले सिंक्स इन वाटर नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल एज द बॉल ऑफ क्ले। यानी कि क्ले डेंस है वाटर से, इसलिए वो उसमें फ्लोट नहीं करती, बैठ जाती है। इफ़ वी कंपेयर द वेट ऑफ अ पीस ऑफ वुड, वुड के पीस से हम इसको कंपेयर करें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, द पीस ऑफ वुड वुड वे लेस देन द वाटर। जो उसकी डेंसिटी है वुड की वो कम है, यही वजह है कि जो लकड़ी की स्टिक्स हैं वो उस पर पानी की सतह पे तैर जाती है। When wood is less denser than the water floats in
the wood floats in water no matter how big or small the piece of wood is। ठीक है, अब यहाँ पे एक हमारे पास चीज़ है। Here is a question arises that why a boat or ship made of metal can float in water as the material is less denser than the water। जो हमारे पास एक शिप है वो क्यों पानी की सतह पे तैर जाती है। In fact, an object floats when it displaces a volume of water that has a mass equal to the mass of the object there. For if a material like iron is shaped into boat and made larger and larger, it will displace more and more water। ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है कि जब हम उसको मटेरियल को लाइक आयरन उसको हम इस तरह से शेप देते हैं कि जो पानी की डेंसिटी से यानी कि पानी की सतह पे वॉल्यूम अपना ज़्यादा क्रिएट कर लेता है, तो इस तरह से जो उसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है। यही वजह है कि जो शीप होते हैं हमारे पास, बहुत बड़े बड़े शिप जो हैं वो पानी की सतह पे बआसानी तैर सकते हैं। When it is large enough to display a volume of water that has a mass equal to the mass of the boat, it will float। ये वही बात है जो मैंने बता दी। A good example of this is the empty steel vessel। It floats in a tub of water। empty steel vessel, कोई भी वेसल होता है उसको हम अगर पानी के टब में डालते हैं तो वो क्या करता है, वो उसमें तैर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर, फोर्स एंड एरिया। अब यहाँ में एक छोटी सी एग्जांपल है, लेकिन इससे पहले हम प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे। प्रेशर जो है दैट इज बेसिकली प्रेशर कैन बी डिफाइंड as the force acting normally on unit area of a surface। कोई भी फोर्स किसी भी यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट कर रही होती है उसको हम कहते हैं प्रेशर। दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स और एरिया। अब यहाँ पे इसको P जो है, P से हम प्रेशर को डिनोट कर रहे हैं, P आ जाएगा। फोर्स F है और A जो है वो एरिया है। इसकी यही डेफिनेशन है। इसके साथ जब आप डेफिनेशन या सिंपल एग्जाम्पल में लिखते हैं तो आपने ये फार्मूला जो है ये कंप्लीट लाजमी लिखना होता है। तो आइए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हमने सैंड का एक लिया है, बॉक्स में सैंड फिल है। यहाँ पे एक वुड का पीस है, उसको हम जब चौड़ाई के रुख उसमें रख के तो प्रेस करते हैं तो वो क्या होता है, ये पिक्चर 2 में देखें कि वो थोड़ा सा जो है सैंड के अंदर बैठता है। लेकिन जब हम उसी पीस ऑफ वुड को क्या करते हैं, लंबाई के रुख मीन्स ज़रा उसकी विड्थ कम करके रखते हैं और प्रेस करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे हमारे पास वो पीस ऑफ वुड जो है वो अंदर इसके सैंड के ज़रा निशान जो है वो ज़्यादा बना देता है। इस पे हमने जो वेट रख रहे हैं वो 1 kg का वेट हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इससे हमारे पास जो कंक्लूजन आता है वो ये है, when same force is applied the pressure exerted on small area is greater than the large area। अगर हम वही प्रेशर लार्ज एरिया पे एग्जर्ट करें तो वो कम काम करेगा बनिस्बत उसके कि जब वही प्रेशर या वही फोर्स हम कम एरिया पे अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे पास ज़्यादा आउटपुट देता है हमें। Okay, the next is example of pressure and the units of pressure। Okay, the example of pressure is when we take a nail। nail होता है ना स्टील का कील, उसको जब हम ड्राइंग पिन को उस पे वुड के ऊपर प्रेशर डाल के लगाते हैं तो वो एक मतलब हमारे पास द इज़ वेरी स्मॉल एंड हेंस इंक्रीजेस द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जो उसका एरिया है वो स्मॉल है पिन का, तो वो क्या करता है कि वो जो प्रेशर है उसको एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। Next is the unit of pressure। Unit of pressure is Newton. The unit of force is Newton and the unit of area is square meter। As pressure is equal to force per unit area, hence it is a Newton per square meter। It is the SI unit of pressure। It is also known as Pascal denoted by PA। ठीक है, ये यूनिट्स हैं। जो फोर्स की यूनिट है दैट इज न्यूटन और जो एरिया की है दैट इज स्क्वायर मीटर। इन दोनों को मिला के जो हमारे पास है प्रेशर की दैट इज पास्कल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह।